चलो डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो स्टूडेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है सर? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, राइट? तो मेरे पास 3 वेक्टर है, F1, F2, F3, और F1 का मैग्नीट्यूड F1 है, F2 का मैग्नीट्यूड F2 है, एंड F3 का मैग्नीट्यूड F3 है। ओके एवरीवन? तो रिजल्ट यहाँ देखिए, तो रिजल्ट देखिए, इस मेथड का खासियत है कि इस मेथड से एट ए टाइम नॉट ओनली 3, जितना वेक्टर उतना जोड़ सकते हैं। करेक्ट? ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का जो न्यूमेरिकल जो था, उसमें क्या था, एक रिस्ट्रिक्शन था कि एक बार में 2 ही जोड़ सकते हैं। मैं एट ए टाइम 3 ले लिया हूँ, 10 भी लूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बट इस थ्योरी को ध्यान से समझना है। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब सर F1 प्लस F2 प्लस F3, इज इट करेक्ट? और ध्यान से देखिएगा कि मैं जोड़ता कैसे हूँ। अब स्टूडेंट, F1 को कार्टेशियन सिस्टम में आप ऐसे लिख सकते हैं, F1xi अब प्लस F1yj। now we can resolve vector F1 in Cartesian system like F1x plus F1y, right? Now all of you can say that sir, what about इसका z component? तो all vector are in xy plane। तो अभी हम लोग 3 डायमेंशन में काम नहीं कर रहे हैं, बट जो बात यहाँ पे 2 डायमेंशन के लिए रहेगा उसी को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे 3 डायमेंशन में, राइट? तो F1 इक्वल टू F1xi प्लस F1yj, और F2 के लिए हम लोग क्या कार्टेशियन सिस्टम ऐसे लिख सकते हैं, F2xi प्लस F2yj। और F3 के लिए क्या लिखेंगे सर, F3xi अब प्लस F3yj। इज इट करेक्ट? ठीक है ना? अब यहां देखेंगे सब लोग, यहां देखिए, ये कौन सा कंपोनेंट है सर? ये आई एक्स कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। और ये कौन सा कंपोनेंट है? तो इस मेथड में जब हम लोग किसी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो आई के कोफिशिएंट को आई वाले टर्म को आई वाले टर्म के साथ ऐड करेंगे, जे वाला टर्म को जे वाला टर्म के साथ ऐड करेंगे। इज इट करेक्ट? दैट्स वाई। और रिजल्टेंट वेक्टर कितना वेक्टर होता है सर? रिजल्टेंट तो एक ही रहेगा ना, करेक्ट ना? तो क्या इसको हम लोग F1x प्लस F2x अब प्लस F3x लिख सकते हैं इंटू आई? करेक्ट? और F1y सब लोग अगर समझ में आते रहेगा तो बोलिएगा, F1y प्लस F2y प्लस F3y इंटू जे। और ये क्या है? तो सर ये तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट है। इज इट करेक्ट? इसको यहाँ पे हटाएं। तो सर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट, राइट? अच्छा, अगर मेरे पास 5 वेक्टर रहता तब क्या होता? तो सर वहाँ पे आप ये लिखते हैं F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x प्लस F5x, राइट? और 10 वेक्टर रहता तो सर 10 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एक साथ ऐड करते हैं इंटू आई, करेक्ट? और उन 10 वेक्टर का बाई कंपोनेंट लिखते हैं इंटू जे। यहां तक आ गए?
आप लोग से क्या सबका एक्स कंपोनेंट नहीं निकल जाएगा? सर बिल्कुल निकल जाएगा। F1 x इक्वल टू लिखेंगे F1 cos थीटा 1, राइट? ये तो रेडीमेड कैलकुलेट कर लेंगे ना रफ में। F2 x इक्वल टू F2 cos थीटा 2 और F3 x इक्वल टू सर F3 cos थीटा 3। मैं थीटा वैसे ही दिखाया हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमकर उस वेक्टर तक, राइट? और सिमिलरली क्या आप में से सब लोग बाई कंपोनेंट निकाल लेंगे? F1 बाई सर F1 साइन थीटा 1, सब लोग हाँ ना बोलते रहिएगा अगर समझ में आएगा तो। F2 वाई इक्वल टू F2 साइन थीटा 2 और F3 वाई इक्वल टू F3 साइन थीटा 3। इज इट करेक्ट? और ए वैल्यू तो आप में से पक्का सब लोग निकाल पाएंगे। अच्छा, आप लोग का मैथ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया है क्या? ओके, तो जो बेसिक सर फंक्शन पढ़ा रहे थे वो ओवर हो गया। ओके, तो 1 से 2 दिन के अंदर सेट थ्योरी और बेसिक फंक्शन दोनों का मिलाकर असाइनमेंट आपको मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है? इसको हटाएं। चलिए अब 1 मिनट। कार्टेशियन सिस्टम में हाउ कैन वी यू आइडेंटिफाई कि योर गिवन वेक्टर बिलोंग टू विच क्वाड्रेंट? ओके, इसका मतलब है तो सर किसी भी वेक्टर का कोई भी वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में अगर लिखा हुआ है तो उसका एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट के साइन से मैं पक्का बता दूंगा, राइट? तो इस रिजल्टेंट वेक्टर आर हाउ मेनी वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर आर ओनली वन वेक्टर, इज इट करेक्ट? तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? तो सर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई को छोड़कर, राइट, सम ऑफ एफ एक्स, इज इट करेक्ट? मतलब F1 इसके अंदर F1x, F2x और F3x तीनों का सम है। और बाई कंपोनेंट ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और बाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव आ गया। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? किस क्वाड्रेंट में लिखेंगे उसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? और अगर सेम रहेगा ए प्लस और ए माइनस, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, और ऐसे आ जाएगा तो क्वाड्रेंट, और एफ आर एक्स और एफ आर वाई अगर निगेटिव रहेगा देन। तो क्या आज के बाद मैं श्योर रहूँ कि कितना भी वेक्टर रहेगा उसका कार्टेशियन सिस्टम से जोड़ने के बाद आप मुझे क्वाड्रेंट बता पाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? जस्ट बाय नोइंग द साइन ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड बाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इज इट करेक्ट? हो, इसको हटाएं।
और कार्टेशियन सिस्टम इन 2 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? क्या ये सफिशियंट है कि उसका सिर्फ क्वाड्रेंट बता दें? ये सफिशियंट नहीं है। थीटा एंड मैग्नीट्यूड करेक्ट, तब फिक्स कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? तो सर मैग्नीट्यूड तो आप 2 डायमेंशन में कार्टेशियन सिस्टम में ऐसे ही बोले हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करेक्ट। रिजल्टेंट वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही है ना, रिजल्टेंट वेक्टर आर ओनली वन वेक्टर राइट। तो क्या इसको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे लिख सकते हैं? किसी को यहां तक डाउट? ये कुछ स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराइए, ये कुछ ऐसा ही है कि कोई एक वेक्टर रहता था और उसका एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए जो आप फार्मूला बनाए हैं राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, इज इट करेक्ट? जस्ट लाइक दिस। और ये है क्या? तो सर ये तो सम ऑफ एफ एक्स था नहीं, दिस वन। और ये क्या है? सम ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो आप कितना चीज़ समझ गए? तो सर कार्टेशियन सिस्टम में अगर 3 वेक्टर या 10 वेक्टर भी हो और 2 डायमेंशनल अगर वेक्टर है, तो सबसे पहला बात है कि उसका क्वाड्रेंट मैं बता दूंगा आपको, फिर उस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल कर क्वाड्रेंट बताऊंगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी बता दूंगा राइट। अब क्या बचा सर? एंगल, तब जाकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगा राइट। और एंगल के लिए tan थीटा के लिए कार्टेशियन सिस्टम में क्या लिखते थे? ay/ax लिखते थे राइट, 2 डायमेंशन में। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? रिजल्टेंट का बाई कंपोनेंट बाई रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और रिजल्टेंट का बाई कंपोनेंट सम ऑफ एफ वाई है, और रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट सम ऑफ एफ एक्स है। ऐसा समझ गए? तो जितना सिस्टमैटिक मैं चीज़ों को लिखता हूँ उतना आप भी लिखा कीजिए ऐसे, क्योंकि आपका फुल एंड फाइनल नोट्स बन रहा है फिजिक्स का। मतलब इसके बाद आप कहीं से फिजिक्स का थ्योरी नहीं भी देखते हैं तो ये आपके लिए मच मोर रहेगा। ओके ना? चलिए, अब सबसे कमाल का चीज़ होता है थीटा। ये समझते हैं ना, थीटा कौन सा थीटा देगा? इस फार्मूला में थीटा कहाँ से मिलता था? यहाँ से जो थीटा मिलेगा वो थीटा कहाँ से लेना है भाई? जो लाइन बोलता हूँ वही बोलना है लाइन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ तक जाना है? अप टू योर गिवन वेक्टर। यस, जितना कुछ बोलते हैं उतना अगर डाइजेस्ट कर गए बहुत ज़बरदस्त फिजिक्स हो जाएगा आप लोग का। लेकिन अभी वेक्टर थोड़ा सा आसान टॉपिक है, हालांकि ये पूरा फिजिक्स का बैकबोन है, बट इससे आगे चीज़ें और बड़ा होता चला जाएगा, छोटा नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया? इसमें कुछ प्रॉब्लम किया जाए? ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या आप लोग सॉल्व करेंगे? ठीक है, एक प्रॉब्लम बनाते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड है, अगर इस पर एरो दे के मॉडल्स लेने लगाता हूँ, सिर्फ ऐसे लिखता हूँ तो आप लोग समझ पाएंगे ना कि मैं मैग्नीट्यूड लिखा हूँ 10 न्यूटन। F2 का मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन,
और F3 का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेक्टर। और रिजल्टेंट, अगर यहाँ 1 मिनट रुकना है, लेट मी फिनिश, सॉरी, किसी वेक्टर का रिजल्टेंट पूछ रहे हैं, मतलब कम वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। और अगर वेक्टर का रिजल्टेंट पूछ रहा है मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और किसी वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मतलब वो कहाँ पे है, एग्जैक्टली कहाँ पे है, राइट। सिर्फ क्वाड्रेंट बताना सफिशिएंट होगा या क्वाड्रेंट के साथ एंगल फिक्स करना पड़ेगा? तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस 3 वेक्टर। सब लोग सॉल्व करें। आप लोग खुद का सॉल्व कीजिए, तब तक टाइम बचाने के लिए मैं भी साथ में सॉल्व करता हूँ, बाद में मैच कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट।
यस, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जस्ट मैंने अपना थोड़ा जगह बचाने के लिए वहाँ पे नहीं किया। आप उसको एग्ज़ाम में तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके लिखिएगा, ठीक है। चलिए एवरीवन, सॉल्व हुआ या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा हो गया तो मुझसे थोड़ा मैच कीजिए। तो क्या आप लोग का F1 का एक्स कंपोनेंट 5 आया है? अब बाई कंपोनेंट, वेरी गुड। F2 का एक्स कंपोनेंट -4, अब बाई कंपोनेंट, और F3 का एक्स कंपोनेंट 0 आया होगा और बाई कंपोनेंट -4 आया होगा। तो FR इक्वल टू ऐसे लिखे होंगे, और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस, और उसके बाद ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या इतना मिलेगा। और इसका एक रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या है? पॉजिटिव, और रिजल्टेंट का बाई कंपोनेंट सर ये भी तो पॉजिटिव रहेगा। यस, इसका मतलब उन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। तो क्वाड्रेंट पता कर लिए। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या इतना लिख सकते हैं? कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। लेकिन आप लोग मतलब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी रहेगा कैलकुलेशन हो जाएगा ना। ओके, और उसके बाद tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, और जिस वैल्यू का, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का tan का एंगल अगर आपको पता नहीं रहेगा, जैसे इसका एंगल नहीं पता होगा एग्जैक्टली, राइट, तो उसमें थीटा इक्वल टू ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स दिस वन। आज को कैसे लिखेंगे? जिसका एंगल नहीं पता रहेगा और वैल्यू मिला है तो उसका एंगल कैसे लिखना है आज के बाद? ऐसे tan थीटा इक्वल टू दिस और थीटा इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स दिस। इज इट क्लियर? ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। कैसे पढ़ते कैसे हैं? tan इनवर्स 9√3 - 4 कैसे पढ़ेंगे? tan इनवर्स 9√3 - 4। हो गया ना? एक इसका क्वेश्चन है डोनाल्ड, एक कुछ बात ऐसा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक काम फिजिक्स यहाँ भूल जाइए। ये मैथमेटिक्स किस क्लास का? इट क्लास 11th? मैं निकालूंगा पक्का, बट इन्हें लगता है कि 9th क्लास का काम हो गया। ये आप बोलिए, अजीब आएगा क्योंकि इसमें ये है ना, देखिए इसका स्क्वायर हुआ कितना होगा? 27 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा ना। -2 इंटू 9√3 × 4 -2 है बी, अब +16। क्लियर ना? चलिए 10 + 10 अब +10 कितना हो जाएगा? 44। कितना स्टूडेंट? कितना हो जाएगा?
बोलिए। ओ सॉरी सॉरी, ओ सॉरी, 2 इंटू 1 इंटू 9√3 - 4 ना, अब +16, राइट। यहाँ पे एक इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका ए का काम ए करेगा, बी का काम ए करेगा। ओ सॉरी सॉरी, एक 1 अब प्लस, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 और -2 9√3 इंटू 4, इज इट क्लियर। अब +4 का स्क्वायर, यहाँ तक सही है। 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 44। अरे कितना हो जाएगा, क्या, हाँ क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए तो स्टूडेंट। टू, ओ सॉरी स्टूडेंट, 243 ना। वही मैं चल रहा था कि रूट के अंदर निगेटिव कैसे आ रहा है। मैं शॉक्ड हो गया था कि रूट के अंदर निगेटिव कैसे आएगा ऐसा। हाँ मतलब रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। एनीवे कभी कभी हो जाता है बाई मिस्टेक। चलिए, लेकिन मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक है। 10 + 10 + 10 हाउ मच, 10 + 10 + 10 किस 260 और -30 कितना हो जाएगा 72√3 और 72√3। अब इसका भी अगर कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो 72 में 1.732 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। ये काम कर पाएंगे, और इसमें से माइनस कर लीजिएगा और उसका रूट निकाल लेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। नहीं, रफ वर्क में क्यों करेंगे, एकदम बढ़िया जैसे मैं किया हूँ, एकदम सिस्टमेटिक, राइट। खासकर स्कूल के एग्ज़ाम में तो, हाँ एकदम बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये आपको करना नहीं रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ तो ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन में टिक लगाना है, तो अब इसलिए रफ वर्क ही रहेगा। सब्जेक्टिव एग्जाम लाइक 12th बोर्ड या 11th का इंटरनल एग्ज़ाम स्कूल का, उसमें अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहा और ऑफलाइन में अगर कॉपी पे जाके लिखना है, तब तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है। लास्टली अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, सीखने के लिए आप ऐसे ही काम कीजिए, ठीक है। अभी बहुत प्रॉब्लम करेंगे, अभी तो ये पहला ही प्रॉब्लम है। चलिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए फास्ट। देखिए V1 कितना है, और V1 के आगे ऐसे नहीं, मॉडुलस नहीं, आप समझ गए ना, एक मैग्नीट्यूड है। ओके स्टूडेंट, मुझे चाहिए V2 - V1। क्या चाहिए, फाइंड V2 माइनस। अब ये नहीं बोलना है कि सर वेक्टर का तो सिर्फ समेशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। भाई इसको अगर ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना।
करेक्ट। बट एक मिनट, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। तो V2 माइनस V1 ऑल्सो रिटन लाइक V2 प्लस माइनस V1, बट कार्टेशियन सिस्टम का ये ब्यूटी है कि सर इसमें अब कोई भी वेक्टर में कुछ भी हो कोई मतलब ही नहीं है। मान लेते हैं यहाँ रफ में समझिए स्टूडेंट, कल के डेट में अगर मैंने A1 दे दिया, माइनस A2 दे दिया, अब प्लस A3 दे दिया, अब माइनस A4 दे दिया, अब बोला कि मुझे इसका वैल्यू चाहिए। सबसे बड़ा ब्यूटी कार्टेशियन सिस्टम का। सर बहुत आसान है। A1 हम लोग ऐसे कर देंगे, A1x माइनस A2x प्लस A3x और माइनस A4x। क्या देखिए तो मैंने सही लिखा? यस। ऑल एक्स कंपेयर नहीं है स्टूडेंट, ऐसे एक्चुअली मैं ऐसे चीज़ों को सोच रहा हूँ। A1x आई प्लस A1 बाई जे, रफ पर इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, एक बार ध्यान दे दीजिए। माइनस इसका A2x आई डायरेक्ट A2 बाई जे लिखना भी है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी चल रहा है, साथ में लिखते रहिए। करेक्ट। A4x आई अब प्लस A4 जे, क्या ऐसे लिख सकते हैं? सारा ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए तो नहीं था, ये माइनस A2x हो जाएगा, माइनस A2y हो जाएगा, ये माइनस A4x हो जाएगा, माइनस A4y हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, आई वाले टर्म को आई वाला टर्म के साथ और जे वाला टर्म को जे वाला टर्म के साथ। तो सर ये आज का तो झंझट ही खत्म हो गया कार्टेशियन सिस्टम का। इतना बड़ा ब्यूटी है, राइट। एक से ज़्यादा वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं और जैसे मर्जी वैसे ऐड कर सकते हैं, प्लस कर दें माइनस कर दें, कोई एक मिनट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट ना? हाँ बोलिए। चलिए इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, A1 को कार्टेशियन सिस्टम में लिख दिया, यहां तक समझ में आया। A2 को कार्टेशियन सिस्टम में लिख दिया, समझ में आ गया। A3 को कार्टेशियन सिस्टम में लिख दिया, A4 को, और उसके बाद मैं बोल रहा हूं ब्रैकेट को ओपन कर देना है। कर पाएंगे? तो नहीं था कि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस A2x आई माइनस A2 बाई जे हो जाएगा। अब हाँ ना बोलिए, आप ही का डाउट है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस A4x आई माइनस A4 बाई जे हो जाएगा। अब आपको मैंने टास्क दिया कि सारे आई वाला टर्म को एक साथ लिखिए, सारे आई वाले टर्म के साथ को एक साथ। तो क्या लिखिएगा सर? सारे आई वाले टर्म को अगर एक साथ करेंगे तो मुझे ऐसा नज़र आएगा। एग्री है या नहीं है? देखिए तो मैंने सही लिखा। और सारे जे वाला टर्म को और लिखिएगा तब कैसा नजर आएगा? A1 बाई अब माइनस A2 बाई अब प्लस A3 बाई अब माइनस A4 बाई। सारे स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आ गया? और एक किसका रिजल्टेंट है सर? ये पूरे का रिजल्टेंट है, राइट। इन चारों का रिजल्टेंट है, करेक्ट ना। और इन चारों का रिजल्टेंट का फिर मैं आपसे एक्स कंपोनेंट बोलूँगा तो नहीं निकाल लीजिएगा, यही तो एक्स का एक्स कंपोनेंट रहेगा। और इन चारों का बाई कंपोनेंट, तो ये मेरा बाई कंपोनेंट रहेगा, करेक्ट। अब फिर पूछेंगे इन चारों का इफेक्ट के बाद ये किस क्वाड्रेंट में गया, तो क्या क्वाड्रेंट निकाल लेंगे? इसका मतलब कार्टेशियन सिस्टम है सर, 4 5 10 वेक्टर जैसे भी हो और उसके आगे प्लस लगा हुआ या माइनस लगा हुआ, बनाने का तरीका तो वही रहेगा ना। बस जो जैसे है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस किए। और फिर आई वाले टर्म को आई वाले टर्म के साथ, जे वाला टर्म को जे वाला टर्म के साथ, और अगर एक और रहता तो उसका उसके साथ, जो कि अभी नहीं है। समझ में आ गया? दैट। अब यहाँ पे V2 माइनस V1 का वैल्यू चाहिए, फास्ट सॉल्व कीजिए। इस तरफ हटाएं,
8 क्या? आपने v1x निकाला, थ्री, ये सबके सबसे पूछता हूँ, v1y निकाला, 3√3, v2x निकाला, -4, अब v2y निकाला, 4√3। और हम लोग को निकालना क्या था स्टूडेंट? v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। तो v2 के लिए, v2 एक थोड़ा लिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन है भी डालिए, ठीक है। चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक लगना चाहिए, रैंडम नहीं। कुछ स्टूडेंट को मैं क्लास में देखता हूँ, वो जवाब तो बड़ा बढ़िया देते हैं, बट उनका लिखने का मतलब एक्सट्रीम लेवल का लेजी होते हैं, लिखते ही नहीं हैं। चलिए v2x का वैल्यू उठाकर यहाँ पे डालेंगे, कितना है? -4। अब v1x का वैल्यू 3, तो क्या -3 लिखे ना, क्योंकि आगे तो माइनस लगा हुआ है। अब v2y का वैल्यू 4√3, अब v1y का वैल्यू -3√3, राइट। देखिए तो यहाँ तक सबका सही है। ए कितना हो जाएगा? -7i, और ए कितना सर? √3, राइट। यहां तक सबका सही। और ए क्या था सर? v2 माइनस v1 का वैल्यू। तो v2 माइनस v1 दो वेक्टर रहा होगा या एक ही वेक्टर रहा होगा? तो भाई v2 माइनस v1 का x कंपोनेंट कितना? -7, और v2 माइनस v1 का y कंपोनेंट √3। इसका मतलब v2 माइनस v1 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं। तो v2 माइनस v1 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, करेक्ट। ये क्या है? v2 माइनस v1, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे v2 माइनस v1 का। कितना मैग्नीट्यूड होगा? तो सर -7 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर, इज इट करेक्ट? हाउ मच? 49 प्लस 3 का रूट ओवर कितना? 52। वेरी गुड, √2√13 मीटर पर सेकंड, करेक्ट ना। चलिए ये तो निकल गया सर, एक चीज़ और निकालना बाकी रह गया, बोलिए क्या? एंगल। तो एंगल के क्या लिखेंगे? बाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, √3 बाई -7, नहीं बाई। तो इसका वैल्यू भी तो हम लोग को नहीं पता है, तो बढ़िया है कि क्या कर दीजिए, tan इनवर्स √3 बाई -7, ऐसे लिखेंगे ना स्टूडेंट? ठीक है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ एक मिनट रुकेगा, चेंज का मतलब क्या होता है? यहाँ तक तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व ना। इसका मतलब है कार्टेशियन सिस्टम में सर, कार्टेशियन सिस्टम का बहुत बढ़िया एडवांटेज मिला। इसमें दो वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए इसको हटाएं। अब लेटेस्ट सपोज अगर मैं बोलता वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऐसे अगर मेरा सेंटेंस रहता, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
बिकम्स भी, या ऐसे velocity of particle at t equal to 0 is v1 and at t equal to t या t1 it is v2। इसको लिखना नहीं, जस्ट समझाने के लिए। देन फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, then find out change in velocity। तो change in velocity between 0 to t1, किसके बीच में चेंज पूछ रहा हूँ स्टूडेंट? मेरा सेंटेंस में क्या आ जाए, सेंटेंस को पढ़िए तो सेंटेंस को समझाइए मुझे। सर इनिशियल टाइम कितना? 0 एंड व्हाट द फाइनल टाइम? सर इट इज t1 राइट। और किसके किसके बीच का चेंज चाहिए? 0 to t1। और चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब सर डेल्टा राइट। तो डेल्टा भी चाहिए नहीं? हाँ ना, बोलिए भाई। और डेल्टा भी का मतलब, चेंज का मतलब समझाए थे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल वेलोसिटी क्या था? v2। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? v1 राइट। तो एक्चुअली मैं आप लोग को इस दिन के लिए रेडी किया था। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज v1 एंड एट t इक्वल टू t1 इट इज v2, देन फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 0 टू t1। देन आज के बाद क्या, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब समझ गए? मतलब चेंज, और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल क्या था? v2, इनिशियल क्या था? v1 राइट। चलिए अभी इस टाइप का रहेगा चेंज, किसी भी वेक्टर का चेंज पूछेंगे, किसी भी वेक्टर का चेंज पूछेंगे, निकल जाएगा। चेंज इन एक्सेलरेशन पूछेंगे, निकल जाएगा। सर a2 माइनस a1 कर दीजिएगा राइट, फाइनल माइनस इनिशियल करेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी सर v2 माइनस v1 अभी तो सिखाया है। और चेंज इन फोर्स निकल जाएगा F2 माइनस, वेरी गुड। और चेंज इन मोमेंटम पूछेंगे, निकल जाएगा P2 माइनस P1, वेरी गुड। एक किस टाइम का रहेगा? सर फाइनल टाइम का रहेगा। एक किस टाइम का रहेगा? इनिशियल टाइम का रहेगा। इज इट कंपल्सरी कि इनिशियल टाइम ऑलवेज t इक्वल टू 0 हो? ये मेरी मर्जी है, मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। कितना सेकेंड पे? 2 t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो इनिशियल ऑब्जर्वेशन मेरा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे था और फाइनल ऑब्जर्वेशन t इक्वल टू 10 सेकेंड पे था। तो इसका मतलब इनिशियल टाइम 2 सेकेंड और फाइनल टाइम, बोलिए भाई कुछ तो बोलना चाहिए। तो टाइम का चेंज नहीं पूछा था आपसे, मतलब इनिशियल टाइम फाइनल टाइम तो समझ में आ जाएगा। ओके मतलब जहां भी आज के बाद चेंज इन वेक्टर भी सर मैं निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। कुछ बोलते ही नहीं है। खाना पीना खा लिया है ना आज? ओके अच्छा स्टूडेंट, ये निकाल लेंगे। पढ़िए क्या है। मुझे उस स्टूडेंट में बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बिल्कुल हैप्पी होता हूँ जो एकदम पूरा बात बोलते हैं बढ़िया से। चेंज इन पोजीशन वेक्टर राइट, मतलब R2 माइनस R1 करेक्ट। सर ये तो कमाल हो गया, इसी को तो आपने ऐसे लिखने के लिए बोला था राइट। नहीं है R2 माइनस R1 कोई ऑल्सो रिटेन लाइक R21 सर। और सबसे बढ़िया बात तो है कि सर आपने इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोला था। डिस्प्लेसमेंट क्या था? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। टीचर के माइंडसेट को पकड़िए, टीचर कहाँ से कहाँ कैसे सिखाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना।
तो डेल्टा आर R2 माइनस R1 और डेल्टा आर इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और आप लोग के अकॉर्डिंग शॉर्टेज डिस्टेंस बाद में देखेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस भाई शॉर्टेज डिस्टेंस तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया राइट। डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव सुने -10 किलोमीटर मैंने तो नहीं सुना है। तो ये है R2 माइनस R1। स्टूडेंट R2 माइनस R1 निकाल पाएंगे? सर बिल्कुल निकल जाएगा कार्टेशियन सिस्टम से। इसका x कंपोनेंट बाई कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट बाई कंपोनेंट राइट। वेरी गुड, लिख लीजिए। पढ़ेंगे क्या? चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। चेंज इन पोजीशन वेक्टर दिमाग में कैसे चलेगा? ओके इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट राइट। यहाँ देखिए पोजीशन वेक्टर का यूनिट क्या रहेगा सर? इसका यूनिट मीटर रहेगा राइट। पोजीशन वेक्टर का ऐसा सिस्टम यूनिट क्या रहेगा? मीटर। अच्छा इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या? निकालिए, आपके सामने है। फाइव मीटर और बाई कंपोनेंट अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भाई उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है राइट। किसी भी पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कंपोनेंट तो यहाँ लिख ही दिए बट उसका एक्स कंपोनेंट एक्चुअली है क्या? तो सर उसका एक्स कोऑर्डिनेट है राइट। किसका? इस पॉइंट का राइट। आज के बाद एक दो बार बोलिए। किसी भी पोजीशन वेक्टर का, सबका नहीं, किसी भी पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कंपोनेंट इट्स बाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये क्या था? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट था। अरे क्या था इस पॉइंट का? तो सर टीचर मुझसे बोलेंगे कि फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड बाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, तो आपको आज के बाद ऐसा नहीं लिखना है। अगर ये तो मैं समझाने के लिए डायरेक्टली आप एक्स और बाई का वैल्यू भी बता देते हैं मतलब मैं समझ जाऊंगा राइट। और अगर मैं समझ जाऊंगा तो बाकी लोग भी समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको गलत मार्क्स दे देंगे या मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। ये एक्चुअली पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का मतलब ही होता है आज के बाद एक्स कोऑर्डिनेट। बाई कंपोनेंट का मतलब बाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब आज के बाद अगर किसी भी पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पूछ रहे हैं और बाई कंपोनेंट पूछ रहा है या इवन जेड कंपोनेंट, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट राइट। तो क्या आप कहीं पे यस बाकी का कोऑर्डिनेट से बोलेंगे क्या? ये सिर्फ मैं किसके लिए बोला? पोजीशन वेक्टर के लिए है। क्योंकि आप बता कह रहे हैं पोजीशन ना, तो किसी भी पॉइंट कार्टेशियन सिस्टम में, ये तो 9th या 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में, नहीं कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग ऐसे ही लिखते थे ना स्टूडेंट। यहाँ देखिए इसका 4 और 5 ये क्या इंडिकेट करता है जरा आप लोग बताइए तो। मतलब एक्स मतलब एक्स करेक्ट। और इसका पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताने के इसको एरो से इंडिकेट करते थे। यही तो आपका पोजीशन वेक्टर था। और अगर इस पॉइंट का नाम पी दे दें तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? सर पॉइंट पी, इज इट करेक्ट? और पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं होता है बट यहाँ पे नहीं कुछ लिखे हैं मतलब विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिन। तो अब बातों को समझ गए? हो गया ना?
मैंने कोई पॉइंट का, यहाँ देखिएगा सब लोग, मैंने कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉइंट P1 इज -3 5, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है ना, करेक्ट। और अगर P2 ऐसे लिख दिए मतलब और क्वेश्चन में ए मेंशन कर दिया, इसको प्रॉब्लम टाइप थ्योरी बना लेते हैं। लिखिए, इफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, if particle moving from point P1 to P2, if particle moving from where to where, P1 to P2, then find out change in position vector, then find out change in position vector। देखिए तो स्टूडेंट, R1 के लिए ऐसे लिख सकते हैं, और R2 के लिए ऐसे लिख सकते हैं, x2i + y2j। और पूछा क्या क्या गया है प्रॉब्लम में, सर पूछा गया है फाइंड आउट चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो कहाँ से कहाँ गए थे, P1 से P2, मतलब डेल्टा आर का मतलब क्या, R2 माइनस R1, मतलब x2i + y2j माइनस x1i + y1j, इज इट करेक्ट। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x2 - x1i + y2 - y1j, इज इट करेक्ट ना। चलिए, और x2 - x1 कितना है, इट इज 8 5 -3, करेक्ट। और y2 - y1 -13j, राइट। इसका मतलब आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर किस क्वाड्रेंट में चला गया, 4th क्वाड्रेंट में, इज इट करेक्ट। चलिए, वेरी गुड। इसका और इसी को क्या बोलेंगे सर, एक्चुअली ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा बताइए, तो यहाँ पे आप जब P1 से P2 पे गया, किस रास्ते से गया वो पता है आपको, यू आर ओनली नो द ओनली 2 पॉइंट, आप 2 ही पॉइंट जान रहे हैं ना, कौन कौन सा, P1 और P2, बट P1 से P2 तो कोई ना कोई रास्ते से होते हुए गया होगा। बट उस रास्ता वो पाथ से आपको मतलब है चेंज निकालने के लिए, चेंज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड चेंज ओनली डिपेंड्स इनिशियल। तो एक्चुअली दिस इज द डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, राइट। इसलिए वो कौन सा पाथ को ट्रेस किया, किस पाथ को ट्रेवल किया, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था और ना ही चाहिए था, एटलीस्ट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, राइट, जिसको आप लोग बोलते रहते थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कितना हो जाएगा, √233। समझ गए। इसका मतलब आज के बाद तो डैम श्योर आप चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। चलिए, यहाँ तक लिखिए। ये सारा हम लोग फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर में बहुत बार आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे बैठकर मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे टाइम दे रहे हैं क्योंकि वहाँ का लाइफ हम लोग का आसान हो जाएगा। हो गया ना।
ओके। इसमें से मैक्सिमम लोग क्लास नहीं लीव करते हैं, बट एक आधा स्टूडेंट का शायद कभी नेटवर्क का इशू होता है। किसी का भी अगर ऐसा नेटवर्क इशू हुआ तो हाथों हाथ स्पेशली मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा कि सर मेरा बीच में कुछ क्लास छूट गया। आई विल ट्राई कि मैं सेम डे व्हाट्सअप कर दूँ आपको, ठीक है। बट अगला दिन बोलिएगा, जब क्लास आ जाएगा तब बहुत प्रेशर हो जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है, क्लास तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाइए। Find the resultant of all these three vector. आप लोग सॉल्व करेंगे ना? सब लोग को सॉल्व करने दीजिए।
मुझे लगता है कि आंसर शुड बी 0। f1x कितना आया है 10 और f1y 0 आया होगा। f2x कितना आया है और f2y 5√3 आया होगा। और f3x कितना आया है -5। बाई एक्स तो -5 ही आना चाहिए राइट। अब -5√3 राइट, ये आना चाहिए। तो जब रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे तो आप ऐसे किए होंगे सम ऑफ एफ एक्स इंटू आई और प्लस सम ऑफ एफ वाई इंटू जे राइट। और सारे एफ एक्स को जोड़िएगा तो देखिए तो दिस अब प्लस दिस अब प्लस दिस 0 नहीं हो गया। और एफ वाई को जोड़िए एफ वन वाई को जोड़िए तो दिस अब प्लस दिस अब प्लस दिस ऑल्सो बिकम 0। इसका मतलब रिजल्टेंट कितना सर रिजल्टेंट 0 नहीं। यस तो यहाँ से इस प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा, ये बहुत जगह यूज करेंगे। आप लोग क्या ऑब्जर्व किए, मैंने तो ऑब्जर्व किया इस प्रॉब्लम से कि नहीं भाई, मैग्नीट्यूड सेम होने से जल्द 0 हो जाएगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि इफ कोई भी 3 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है और तीनों वेक्टर अगर 120 120 120 पे हो, यहाँ से यहाँ कितना 120, यहाँ से यहाँ पे कितना 120 और देखिएगा ये भी 120 है राइट। इसका मतलब है आज के बाद कोई भी 3 वेक्टर, इस प्रॉब्लम से एक थ्योरी हम लोग फास्ट होने के लिए, आज के बाद इफ एनी 3 वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड नॉट इवन 10 राइट, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड बोथ आर एट एंगल 120 विथ ईच अदर 120 120 अगर 120 120 120 पे तीनों रहेगा एक दूसरे के साथ, तो उन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट आज के बाद डैम श्योर 0 ही आएगा। ये तो मैंने पहले ये बात आपको बताया नहीं, आपसे काम करवाया, आपने काम कर लिया 0 आ गया। अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इस बात को दिमाग में रखेंगे राइट। लिखिए इफ एनी 3 वेक्टर, कंक्लूजन इस प्रॉब्लम से, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी कंक्लूड दैट इफ एनी 3 वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, if any 3 vector having the same magnitude and all are at angle 120 to each other and all are at angle 120 degree to each other, then resultant of these 3 vector must be 0. Then resultant of these 3 vector must be 0. दो वेक्टर के लिए काम करेगा, लेकिन 2 वेक्टर के केस में 180 पे होना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो पॉलीगॉन लॉ में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलीगॉन में एक लाइन लिखवाया था, याद है क्या, कि अगर कोई भी वेक्टर, बहुत सारा वेक्टर है, अगर क्लोज पॉलीगॉन बनाता है राइट, कौन सा पॉलीगॉन बोलिए मेरे साथ, क्लोज पॉलीगॉन, तो उसका रिजल्टेंट पक्का 0 होगा ही होगा राइट। अब यहाँ से एक स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर एक ऐसा बात हो जाए जो और भी जनरलाइज हो, आप 3 वेक्टर के लिए ही काम किए हैं राइट। तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आपके बातों को डिकोड करते हैं। यहाँ देखिएगा, मैं जानबूझ के 3 वेक्टर ले रहा हूँ, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मैग्नीट्यूड वाइज राइट। अब मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा मतलब लेंथ ऑफ एरो सेम रहेगा,
और ए एंगल बिल्कुल 120, करेक्ट ना। तो ए है मेरा वेक्टर ए है मेरा वेक्टर बी, और एकदम मेजर करके एंगल लीजिएगा। मतलब आप इसको घर पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। होता ना कौन सा बॉक्स रहता है जिसमें बहुत सारा हम लोग दिखते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, और कंपास भी रहता है, प्रोटेक्टर भी, बहुत कुछ रहता है। एनीवे तो एक्चुअल में मैं 3 वेक्टर लिया, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और एंगल 120, 120 और 120। इज इट करेक्ट? और इसको बिना सर कैलकुलेशन का आप एक बार बता दीजिए। तो आपको बताए थे ना कि इफ़ ऑल वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, तो रिजल्टेंट किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। क्या इस वेक्टर को क्या हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके, या इसी वेक्टर को वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करके ए के टेल हेड पे रख सकते हैं? तो बताइए, ये एंगल 120 है तो ये 60 रहेगा, हाँ या ना? पक्का 60 रहेगा भाई, ये पैरेलल है ना। तो ये 120, तो ये भी 120, तो ये 60। और क्या हम लोग वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी का टेल रख सकते हैं पैरेलल पीछे ऐसे बढ़ाकर? और वेक्टर यहाँ देखिएगा, ये जो लाइन है बिल्कुल ऐसे जाएगा, राइट। और ए एंगल कितना हो गया 60, ए भी एंगल कितना हो गया 60 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए तो सही है। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और एंगल 120, 120, 120 पे, और उसको अगर एक ऑर्डर में लीजिएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा और क्लोज हो जाएगा, राइट। और बहुत सारा वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, कितना भी वेक्टर हो, और अगर क्लोज जो गॉन है वो क्लोज हो गया तो उसका रिजल्टेंट क्या रहता है? 0 रहता है। तो पहले तो मैंने आपको न्यूमेरिकली प्रूफ कर दिया, बाद में इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर दिया। इज इट करेक्ट? चलिए यहाँ तक देखिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहा है कि सर सिर्फ 3 वेक्टर के लिए कुछ है कि स्टूडेंट बोले, या बहुत सारा वेक्टर अगर ऐसे सेम एंगल बनाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं, राइट। 4 वेक्टर है यहाँ देखिए, और 4 वेक्टर एक दूसरे के साथ अगर इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब 90, 90, 90, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सबके साथ इक्वल एंगल, और वेक्टर डी, ठीक है ना स्टूडेंट। और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। अब एक काम कीजिए, ए के हेड पे बी का टेल रख दीजिए, करेक्ट। अब बी के हेड पे सी का टेल रख दीजिए, और सी के टेल पे डी का हेड रख दीजिए, ठीक है। क्या बन जाएगा सर? ए स्क्वायर रेगुलर कौन हो गया, राइट। और इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कौन साइड कर जाएगा। इज इट करेक्ट? रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या समझते हैं? इरेगुलर नहीं, रेगुलर, इक्वल लेंथ भी हो, राइट। देखिए तो कितना वेक्टर लिए हैं, ए बी सी डी और वेक्टर ए। ये 5 वेक्टर है, और रेगुलर सबका मैग्नीट्यूड इक्वल था। तो अगर यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सारे वेक्टर को, यहाँ देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे वेक्टर का एक दूसरे के साथ कितना एंगल है? 72 डिग्री, 72, 72, 72, 72, राइट। एक्चुअल में अगर इन सब को, अगर नेक्स्ट पॉइंट कि अगर सर इसी को अगर ओरिजिन पे दिखाना रहता तो कैसे दिखाते? तो ओरिजिन पे दिखाना रहता, यहाँ देखिए, तो ये वेक्टर ए रहता, और इससे 72 डिग्री बनाकर क्या रहता? वेक्टर बी रहता। मतलब एक दूसरे का, यहाँ देखिए ये निकाल लीजिएगा ना ऐसे जाकर, करेक्ट। तो ए एंगल और ए एंगल डिफरेंट रहता है या सेम रहता है?
सेम रहता है। ए एंगल और ए एंगल क्या रहता है, सेम। तो मैंने प्रूव कर, ए अगर 72 है तो अगर इसको आगे बढ़ा दिए तो ए और बी के बीच का एंगल भी कितना रहेगा, 72 ही रहेगा। इज इट करेक्ट? ये 9th या 10th क्लास का ज्योमेट्री है भाई, आगे कुछ नहीं है, ये तो पक्का पढ़े होंगे। तो या इसका मतलब है कि जो एक स्टूडेंट बताया तो उनके लिए मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कि यार बहुत सारा वेक्टर है, 6 वेक्टर है, 5 वेक्टर है और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। सब अगर एक दूसरे का तो इक्वल एंगल बनाएगा, तो इक्वल एंगल बनाएगा तो 5 वेक्टर रहेगा, तो इक्वल एंगल सब एक दूसरे का क्या रहेगा, 72 डिग्री तो रहेगा। 72 72 72 राइट। तो उन सबका रिजल्टेंट डैम से क्या होगा, 0 होगा। करेक्ट। 6 वेक्टर रहेगा और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल और सब एक दूसरे के साथ एंगल सेम, कितना 60 डिग्री बनाना चाहिए। राइट। तो अब समझ में आ गया मेरा स्टेटमेंट को। तो सिर्फ नॉट ओनली फॉर 3 वेक्टर, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर 4 वेक्टर 5 वेक्टर, बट बी केयरफुल कि मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और सबका एक दूसरे के साथ एंगल भी सेम रहना चाहिए। मतलब काइंड ऑफ सर रेगुलर, इसका मतलब उन सारे वेक्टर के से रेगुलर पॉलीगॉन बनना चाहिए। राइट। और वो भी रेगुलर क्लोज पॉलीगॉन, और ऑब्वियसली बनेगा। ठीक है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाइए। ड्रॉ कीजिए। Find the resultant of ABC by Cartesian system. Find the resultant of vector A, B, C by Cartesian system. इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, A प्लस बी प्लस सी चाहिए। इज इट करेक्ट? आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ठीक ठीक। हाँ एक किनका क्वेश्चन है, रोजा बरुआ? तो कार्टेशियन सिस्टम में अगर वेक्टर ऐसे दिखाया रहेगा तो आई विल सजेस्ट यू कि आप क्या कीजिए, सारे वेक्टर को, वेक्टर ए बी सी इन सब के टेल को ओरिजिन पे ले आइए, तब तो एंगल पता चलेगा सही से। तो सर ला सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ला सकते हैं। किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं क्वाड्रेंट पता होने के लिए, और जब तक क्वाड्रेंट पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग कैसे एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। राइट। इसका मतलब मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता तो मैं ऐसे काम करता स्टूडेंट। एग्जामिनर तो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कंफ्यूज क्या, उनका मर्जी है पूछने का तरीका। राइट। इसका मतलब अगर मुझे सॉल्व करना रहता तो मैं इसी डायग्राम को मॉडिफाई करता अपने सिंप्लिसिटी के लिए। राइट। ए को ऐसे रखता और बी को ऐसे रखता, रख सकते हैं ना, शिफ्ट करके, और सी को सर ऐसे रखते हैं। करेक्ट। क्या उसी डायग्राम को तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं? किसी को प्रॉब्लम? अब बोलते ही नहीं है।
अब ऐसे लिखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा इजी नज़र आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट डायग्राम। ओके, अब एक मिनट सॉल्व करने से पहले मेरा 1 मिनट बात सुन लीजिए। आपको एक चीज़ बताए थे कि इफ़ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, राइट। ये तीनों वेक्टर एक ऑर्डर में लिया हुआ है, तो आपको नहीं तक रिजल्टेंट से डैम से यही होने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। रिजल्टेंट तो पक्का, ये तो कैलकुलेशन करने से पहले पता चल गया कि रिजल्टेंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पक्का आएगा, राइट। अब सॉल्व कीजिए। मैग्नीट्यूड चलिए, ए का एक्स कंपोनेंट कितना, अब बाई कंपोनेंट 5√3, बी का एक्स कंपोनेंट 0 और बाई कंपोनेंट 2, और सी का एक्स कंपोनेंट अब बाई कंपोनेंट 0। तो रिजल्टेंट के लिए सम ऑफ एक्स कंपोनेंट, सबका एक्स कंपोनेंट जोड़ते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट, कितना 9, और रिजल्टेंट का बाई कंपोनेंट दिस अब प्लस दिस अब प्लस दिस, राइट। तो कितना हो जाएगा 5√3 + 2, राइट, इज इट करेक्ट। और रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और बाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव, राइट ना, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा सर 9 का स्क्वायर अब प्लस 5√3 + 2 का स्क्वायर, इज इट करेक्ट। 81 अब प्लस बोलिए 75 अब प्लस 40√3 अब प्लस 4, देखिए तो सही है। और 81 + 75 + 4 हाउ मच, 160 + 40√3 कितना 20√3 होगा या 40√3 होगा, मुझे लगता है 40√3 होना चाहिए। (20√3) ये वाला, ओ सॉरी यस 2AB ना 20√3, चलिए ठीक है। अब यहाँ 20 कॉमन, लेकिन 20 कॉमन लीजिएगा तो उसका रूट लेना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ कॉमन लीजिए जिससे कुछ लाभ हो सके। 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 40 अब प्लस 5√3, बट फिर भी हम लोग को कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना। सोच रहे हैं किसी तरह से कैलकुलेशन से बच जाए, नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे, 5 × 1.732। तो यहाँ के बाद आपका काम, राइट, कैलकुलेशन कर लीजिएगा और एंगल निकल जाएगा। tan थीटा इक्वल टू कितना, दिस बाई दिस, राइट। बट इसका एंगल तो आपको पता है नहीं, तो कैसे लिखिएगा सर, tan इनवर्स 5√3 + 2 डिवाइड बाई 9, इज इट करेक्ट। अब वेक्टर ABC मुझे नहीं पता था कौन सा वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर रहता तो मीटर पर सेकंड लिखते, फोर्स वेक्टर रहता था न्यूटन लिखते, एक्सेलरेशन था तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते, मोमेंटम रहता तो केजी मीटर पर सेकंड लिखते, राइट। नहीं पता था तो नहीं पता है तो नहीं पता है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए।
सिर्फ यूनिट लिख के छोड़ दीजिए, राइट। जस्ट मैं समझाने के लिए कि अगर ऐसे दिया रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं कर जाएंगे कार्टेशियन सिस्टम में, तो मैंने आपको समझाया कि ऐसे दिया रहेगा तो वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे ओरिजिन पे, राइट। हो जाएगा ना? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? यहाँ के बाद मेरा काम है भाई, मैं वो तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, इज इट कि यहाँ के बाद फिजिक्स है। अब इसमें कुछ और बोलिएगा, बोले नहीं सर 1.66 था सर, 6 के बाद 7 था, नहीं सर मेरा ये इतना रहा है। भाई वो कर लीजिए, ये काम हो गया 8th क्लास और 7th क्लास का, ये मेरा काम नहीं रह गया, राइट। बस डू द कैलकुलेशन वेरी फास्ट। वहीं पे आप नहीं ना छोड़ पाएंगे। क्या लगता है आईआईटी वाले या मेडिकल जो जेईई मेन वाले, दे आर वेरी वाइज पीपल, उनका 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है क्वेश्चन पूछने का, राइट। आप क्या सोचते हैं वो सब समझ रहे हैं। अब उनसे आपका कैलकुलेशन टेस्ट भी करना है तो ऑप्शन में वैसे देंगे ही नहीं, करेक्ट। और कुछ भी नहीं, आपको तो ऑप्शन रहेगा ना किसी क्वेश्चन का, राइट। ये आपके हाथ में है कि कहाँ तक जाइएगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब बोले नहीं देखिए मैंने लिस्ट बना के लाया है, यही क्वेश्चन पूछे मुझसे, होगा। आपने अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, अब निश्चिंत रहिए। उनका पूछने का तरीका है, वो कैसे करके पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, दोनों तरीका हो सकता है, रिप्लाई एक ही रहेगा, राइट। इस नहीं, स्कूल एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल आगे तक कैलकुलेशन करके रखिए। कैलकुलेशन जितना कीजिए उतना ही बेनिफिटेड है विदाउट मोबाइल। वो कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, आपके मोबाइल का नहीं, करेक्ट। मुझे भी पता है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट होता है। किसका रहेगा वो कैलकुलेशन किसका रहेगा? मोबाइल का। मोबाइल अलाउड है? अगर मोबाइल आज के डेट में अलाउड हो जाएगा तो सारे बच्चे एक लाइन से टॉप कर जाएंगे, नहीं। एक स्टूडेंट को मैंने एक क्वेश्चन दिया तो देखिए कि पूरा 2 मिनट में के अंदर उसका सॉल्यूशन करके, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने बोला कैसे किया? कि मैं सर कुछ तो कमाल किया हो कि नहीं बनना चाहिए था ये क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ही लिख के टाइप करके गूगल में डाल दिया। और गूगल ऐसा है कि अपना नाम भी टाइप कीजिएगा तो आपका नाम बता देगा कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो आज के डेट में, राइट। तो बोले बड़ा कमाल का चीज़ है, बट आप लोग ऐसा कमाल मत कीजिएगा। आप लोग नहीं, बट अगर ऐसा रहता तो शायद मेरा आईआईटी होता ही नहीं। मैं क्या करता, सारे एचसी वर्मा का सलूशन कहीं से खोजता और ऑफिशियली अवेलेबल रहेगा, इरोडो का सलूशन रहेगा। बट वो सलूशन आप, इसका मतलब आपका दिमाग काम करेगा वहाँ पे, फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में ब्लैंक हो जाइएगा। इसलिए प्लीज़ ऐसा काम कोई नहीं करेंगे। आप बिल्कुल खुद से माइंड दौड़ाना है, हाथ चलाना है, उसमें भी मैक्सिमम कोशिश करें विदाउट कैलकुलेशन करें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, घर पे सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ही डिफरेंस आ जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास का। नहीं, ऑफलाइन क्लास में मैं बिल्कुल क्लास में घूमते रहता हूँ, तो उसमें बच्चे मेरे सामने सॉल्व करते हैं तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। जिनका जिनका भी स्कूल का क्लास चल रहा है, एनीवन, किसी का स्कूल ओपन है, चल रहा है क्लास, तो क्या स्कूल का क्लास में वीडियो ऑन रहता है या वीडियो ऑफ रहता है आप लोग का? अच्छा ऑन रहता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी वो काम कुछ दिन के बाद कर दूँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्लास, स्कूल का क्लास करने के बाद आप लोग रिलैक्स वे में आराम से घर से क्लास कीजिए। बट अगर ऐसे ही ऑफलाइन रहा तो एटलीस्ट टेस्ट वगैरह जब लूँगा, जब टेस्ट लूँगा
तब सबका वीडियो ऑन रहेगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालिएगा घर पे। फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी एंड डी। बस एक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल पाएंगे। ए थीटा है 45, दिस इज 45 डिग्री, ठीक। ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 6, सी का वैल्यू है 4 और डी का वैल्यू है 2। और हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में यूनिट वेक्टर तो निकाल लेंगे ना। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए स्टूडेंट, यहाँ से नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।